हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस इशू पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, और वो है दिल्ली पॉल्यूशन। अब बात दिल्ली पॉल्यूशन की ही नहीं, बल्कि अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं। डॉक्यूमेंट और डेटा ये कहते हैं कि दुनिया की 100 सिटीज़ का अगर हम डेटा लेते हैं तो उनमें से 94 इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। और वहीं पर अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो अपने से होना चाहिए 70, है वो 700। समझ गए ना? तो 10 से 15 गुना जो पॉल्यूशन है वो ज्यादा है। तो इसके ऊपर आपने हाल फिलहाल में इस तरीका के न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे जिसमें आपको बताया गया है, जैसे दिल्ली AQI टुडेज 2025 रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स 331, यानी कि उस टाइम का है। ये पहला है थोड़ा सा, लेकिन आप देखो 331 इसमें है। और देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इसका है एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द दिल्ली। ठीक है, देखिए दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI रियल टाइम एयर पॉल्यूशन। और देखिए, दिल्ली में प्रदूषण में दैनिक वृद्धि के पीछे पराली नहीं बल्कि यातायात है जिम्मेवार, अध्ययन कहता है ऐसा। और आप इसमें देखिए, दिल्ली NCR का पॉल्यूशन लॉक क्यों हो जाता है, हिमालय अरावली से जानिए। दिल्ली पॉल्यूशन, यानी कि सारे जो आर्टिकल हैं वो दिल्ली पॉल्यूशन को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो इशू है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्योंकि एक गैस चैम्बर की तरह दिल्ली बन जाता है अपनी लोकेशन के कारण। तो देखते हैं आज इस इशू को, और बताएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये है क्यों, और अगर हमें इससे समाधान चाहिए इसका तो वो क्या है। क्या हमारे से दिल्ली से भी पहले क्या कोई और ऐसा था जो दिल्ली से भी बुरी कंडीशन में था कोई शहर, और वो आज बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में है, तो हम क्या उनसे कुछ लर्निंग ले सकते हैं? जबकि थोड़ा सा अंतर है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत डिफरेंस है। ये तुलना जब हम करते हैं तो हम जैसे जितने भी लोग आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं या UPSC वाले, वो क्या करते हैं कि जब बात आती है पॉलिटिकल सिस्टम की तब तो कहते हैं डेमोक्रेसी चाहिए, और जब बात आती है डेवलपमेंट की या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स की जिन पर हमें सख्त कार्रवाई चाहिए तो तुरंत वो चाइना पर चले जाते हैं। जबकि ये दोनों जो तुलना है वो बनती ही नहीं है। लेकिन ठीक, आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, दिल्ली की सांसें, एक संकट एक सबक। बीजिंग में अपनी जैसी ही जो परेशानी है वो थी, इससे भी ज्यादा बदतर प्रॉब्लम वहां पे थी, लेकिन उन्होंने इसका समाधान कैसे निकाला वो देखते हैं। मैंने आपको बताया तुलना बनती नहीं है, लेकिन एक सबक अगर लिया जा सकता है और अगर उस स्तर पर जाकर काम किया जा सकता है तो देखते हैं। यह कोई आंकड़ा नहीं, यह हमारी हकीकत है। दुनिया के 100 सिटीज में अगर हम देखें तो 94 इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। AQI 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे 100 जो प्रदूषित शहर है उनमें से 94 भारत में है। दिल्ली में होने वाली 15% जो मौतें हैं वो सीधी की सीधी पॉल्यूशन से जुड़ती हैं। और देखो यहाँ पे ये आंकड़ा, हर 7 में से 1 मौत जो है उसका जो कारण है वो लंग्स और उससे रिलेटेड जितनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं वो उसका कारण होती हैं। और देखिए, इसमें जब हवा इतनी जहरीली हो कि उसे मापा भी ना जा सके, यानी कि जो AQI इंडेक्स है वो बनाया इस तरीका से गया था कि भाई उसकी एक लिमिट है। ठीक है, उसके बाद में वो नहीं नापेगा। देखो AQI कुछ क्षेत्रों में कितना है, 1700 से भी ज्यादा है, 1700 या उससे भी ज्यादा है। यानी कि जो उसका स्कोर होना चाहिए, यानी कि 500 सीवियर है, उसके भी बियॉन्ड है, उसके भी बियॉन्ड जा करके आ रहा है। यानी कि वैज्ञानिकों ने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई शहर इस सीमा के पार करेगा, यानी कि 500 उसके आसपास रखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था, लेकिन ये हो गया। क्योंकि बुरी चीज के कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता वो कितनी नीचे गिर सकती है। क्लियर? दिल्ली एक गैस चैम्बर क्यों बन जाता है? उत्तर पश्चिमी हवाएं, जो वेस्टर्ली विंड है उनके कारण पराली का धुआं आता है, और दिल्ली जो है उसकी अपनी एक लोकेशन ऐसी है कि उसके पास आसपास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। जैसे कि या तो समुद्र का कोई किनारा होता या बहुत बड़ी बड़ी झील होती तो समझ में आता कि वहां पर पॉल्यूशन कम हो सकता था, है ना। जैसे सी ब्रिज होती है उसकी वजह से, यानी कि अगर कोई बहुत बड़ी वाटर बॉडी है तो वाटर का और जो लैंड होती है उसके गर्म और ठंडे होने का जो टाइमिंग है उसमें डिफरेंस है, यानी कि जल्दी से ठंडी हो जाएगी लैंड और जल्दी से गर्म। लेकिन जो पानी है ये उसका उल्टा है, देरी से गर्म होगा, देरी से ठंडा होगा। और यही कारण है कि जब दिन में पानी जब कम गर्म होता है और धरती ज्यादा गर्म हो जाती है तो जो हवा है वो कहाँ, यानी कि लैंड के ऊपर क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और हाई प्रेशर
होता है वाटर के ऊपर अकॉर्डिंग टू जो लैंड है वहां से, और हवाएं फिर जो चलने लगती हैं उस गैप को भरने के लिए। किस गैप को भरने के लिए मैं आपको इसे थोड़ा सा बता देता हूं। अगर वैसे ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है ये है कि भाई अगर ये कोई लैंड है यहाँ पे और यहाँ पर कोई वाटर बॉडी है इस तरीका से, अब अगर ये लैंड है यहाँ वाटर बॉडी है, तो ये वाटर में क्या होगा कि ये जल्दी से तो ठंडा नहीं होगा, ना ही तो जल्दी से गर्म होगा, जबकि लैंड इसका अपोजिट है, जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा। अब अगर ये गर्म होगा, मानो दिन में धूप निकला ये गर्म हो गया, गर्म होने से यहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर, और इसकी अपेक्षा यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। अब क्या होगा कि जब लो प्रेशर है तो यहां से जो एयर है वो ऊपर उठ जाएगी, तो यहां से जो एयर है वो इधर की ओर चलना शुरू करेगी, यानी कि जो खराब एयर है उसको सही एयर रिप्लेस कर देगी। इसका वाइस वर्सा नाइट में हो जाएगा, रात में इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर वाटर बॉडीज है कोई भी, तो जो पॉल्यूशन है लैंडलॉक का ज्यादा होगा, लैंडलॉक लैंड पर ज्यादा होगा, और जो वाटर बॉडी होगी तो वहां पर कम होगी, लेकिन वाटर बॉडी थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए। झील जो है बहुत थी पहले दिल्ली के अंदर, लेकिन उनको क्या है कि लैंड फिल करके वहां पर फ्लैट वगैरह बना दी, तो ये देखो है परेशानी। तो अब देखिए आप, अब PM 2.5 कण मानव बाल से भी 30 गुना छोटे होते हैं, जो सीधे के सीधे हमारी रक्त वाहिनी जो होती हैं, ठीक है, उनके अंदर चले जाते हैं। कि 2.5 अगर ज्यादा होगा तो उनको हमारे जो लंग्स है ना वो भी फिल्टर नहीं कर पाते, वो ब्लड स्ट्रीम में सीधा चला जाएगा। अब इसके कारण भी मौतें होती हैं। 1.2 करोड़ वाहन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता की कुल संख्या से भी ज्यादा है, जबकि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इन तीनों की जो लोकेशन है वो क्या है, एक और समुद्र उसमें जरूर मिल जाएगा आपको, तो वाटर बॉडी है कारण, और ऊपर से दिल्ली लैंडलॉक और ज्यादा से ज्यादा वाहन भी है, इन तीनों से ज्यादा वाहन है। निर्माण की धूल, यानी कि जितना कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उससे जो भी धूल जनरेट होती है वो प्रतिदिन लगभग 7,000 मीट्रिक टन के बराबर है। अब ये भी जनरेट हो रही है। पराली का धुआं, यानी कि जब वेस्टर्ली यानी कि वेस्ट की साइड से जब हवा चलती है, जैसे एयर प्लूम बोलते हैं, एयर प्लूम जब आता है और इधर अभी कोल्ड है, तो कोल्ड होने के कारण जब वो घूमेगा तो दिल्ली के ऊपर एक चैम्बर बना लेगा, वो चैम्बर बना करके, जैसे क्योंकि भारी होगा तो नीचे की ओर आएगा, तो वाटर बॉडी है नहीं, ऊपर से ये तो 3-4 जो कारण मैंने बताए, तो वाहन ज्यादा है, लैंडलॉक है, दूसरा निर्माण कार्य जो है लगातार जारी है, 2.5 उसी से बनेगा, जितना महीन बारीक होता जाएगा उससे बन जाएगा। पराली का जो धुआं है, यानी कि वेस्टर्ली जो विंड है उसके कारण ये भी दिल्ली के ऊपर आता है, और वाटर बॉडी ना होने के कारण ये और सीवियर हो जाता है यहाँ पे, देखिए। लेकिन क्या आप जानते हैं 2013 में बीजिंग की हालत इससे भी बदतर थी। अब देखो बात यह है कि जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि जब हम चाइना की बात करते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम दोगलापन कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जब बात लिखते हैं चाइना की, तो जब गलत चीज को हमें ठीक करना हो, यानी कि डेवलपमेंट की बात हो, सुधारों की बात हो, तो हम चाइना मॉडल ले आएंगे। लेकिन जब चाइना ने जिस तरीका से वो किया, अगर हम यहाँ पे लागू कर दें उन सभी चीजों को, तो यहाँ के तथाकथित जो लिबरल हैं या अपने आप को जो कम्युनिस्ट कहते हैं, यानी कि उन्हें मैं एक तरीका से कहता हूं मौकाटेरियन, यानी कि वो मौका ढूंढते हैं, उनके लिए मौका चाहिए, पैसा है बस, उनका जो भी कुछ है पैसा है, उनसे आप जो कहना है वो कह सकते हैं, उनकी अपनी एक विचारधारा वो है पैसा। तो अब जैसे ही बात आती है किसी इशू को रिजॉल्व करने की, तो तुरंत चाइना मॉडल सामने रख देंगे। लेकिन चाइना ने जिस तरीका से वो किया है, अगर हम एज इट इज भारत में उसे लागू करें तो ये उछलने लगेंगे, इन्हें परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझे इस चीज को, ये दोगलापन है, शुद्ध दोगलापन। तो अब देखिए चाइना में जब ये हालत थी तो उन्होंने क्या किया, चाइना में लगभग 900 प्लस तक पहुंच गया था AQI, PM 2.5 755 UG, जो इस तरीका का आयतन है ना उसका MG। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसे एरोकैलिप्स यानी एरोकैलिप्स कहा था, यानी कि एरोकैलिप्स का मतलब है कि जो घटना अभूतपूर्व हो, जो पहले कभी ना घटित हुई हो, इसलिए उसे बोला था, क्योंकि इतना किसी भी शहर का इस तरीका का AQI नहीं था, इसीलिए ऐसा बोला गया था। और ये शब्द याद रखना, हो सकता है कि आपके UPSC वगैरह में ये जो शब्द है ये आपको लिखा मिल जाए कि किससे संबंधित है ना, एयर पॉल्यूशन या और 3-4 विकल्प दे देगा। तो इन्होंने ये कैसे किया, उन्होंने ऐसे किया, प्रदूषण में 40% की बीजिंग 2013 में कमी आ गई, ज्यादा गिरावट हुई, आज ज्यादातर दिन AQI 100 से नीचे रहता है। PM 2.5 755 से घटकर 18, ठीक है, 755 से घटकर के 18 पे आ चुका है। अब देखते हैं कैसे किया। चीन का 5 चरणीय प्रदूषण जो मॉडल वो लेकर के आए।
यानी कि उन्होंने इसे एक वॉर जोन की तरह लिया, यानी कि जैसे कि युद्ध स्तर पर करते हैं ना कि भाई युद्ध में क्या करते हैं, अपना सब कुछ स्टेक पर लगा देते हैं उसे जीतने के लिए। तो इसी तरीका से चाइना ने इसको युद्ध की तरह लिया और जो भी हो सकता है, जो भी स्टेक पर लगाना हो वो उसने लगा दिया। जैसे पहला, समस्या को स्वीकार कर लिया। पहले तो ये मान लिया कि हाँ भाई हमारी ये समस्या है, हमारा जो प्रदूषण है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब दिल्ली को सबसे प्रदूषित बताया गया है तो उस पर यह नहीं है कि भाई हमारे देश की जो राजधानी है या 94 शहर हमारे जो है वो प्रदूषित बता दिए, ये तो एक षड्यंत्र है, इस तरीका से नहीं लेने की जरूरत, बल्कि इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि भाई हाँ प्रॉब्लम हमारे पास है। पहले तो उन्होंने क्या करा कि प्रदूषण को क्या कर लिया, भाई हाँ प्रदूषण की समस्या है, ये ली क्वेंग जो 2014 में उन्होंने ये किया। फिर बड़े प्रदूषकों को बंद करना। अब जब आपको समस्या समझ में आ गई कि भाई ये समस्या है, प्रदूषण के कारण क्या है, प्रदूषण हमारे यहाँ है, उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने पाया कि जो बड़े प्रदूषक हैं वो क्या है। बीजिंग में 2000 प्लस फैक्ट्रियों को बंद किया गया, ये माना गया कि भाई ये फैक्ट्री भी है। बड़े स्टील प्लांट जो है उनको रिलोकेट करा गया, दूसरी जगह भेज दिया गया। इस प्रक्रिया में 15 बिलियन खर्च हुए और लगभग 80,000 नौकरियां कुर्बान हुई। देखो ये सब चीज है, मैं इसी के लिए बोल रहा था कि अगर हमारे यहाँ इस तरीका से कर दिया ना तो ये जो द हिंदू जैसे जो दोगले न्यूज़पेपर और उनमें लिखने वाले जो लोग हैं वो इसके लिए इतने रोने लगेंगे, इसके लिए इतने रोने लगेंगे कि भाई बस कुछ नहीं है ना। तो सबसे बड़े तो वही है, सबसे बड़े वाले कह सकते हो आप द हिंदू वाले ना, ये वही है। खाका लोगों और गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करना। कदम 2, स्वच्छ घरेलू ईंधन, यानी कि फिर उन्होंने क्या किया, कोयले के स्टोव से इलेक्ट्रिक और गैस हीटिंग पर स्विचिंग करने के लिए 70 से 80% की सब्सिडी। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे योजना चली थी ना वो सिलेंडर जिसमें दिए गए हैं, तो उस तरीका की योजना उन्होंने चलाई कि भाई आप जैसे गैस के जो चूल्हे होते हैं, शुद्ध जो आपका ईंधन। फिर है बीजिंग की मेट्रो लाइन को 2 से 27 तक बढ़ाया गया, यानी कि जो रेल लाइन थी, मेट्रो थी, यानी कि जितना भी ज्यादा हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया ताकि लोग अपने पर्सनल जो वाहन है उन्हें लेकर के बाहर ना जाएं और उन्हें बाहर जाने में लगे कि इससे तो मैं वहां सस्ते में भी पहुंच जाऊंगा, जल्दी भी पहुंच जाऊंगा। तो ये उनको एहसास कराया। 6 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें शुरू की, यानी कि बसों की संख्या बढ़ाई और रेल की और मेट्रो की संख्या बढ़ाई। चौथा, स्मार्ट समाधान और सख्त निगरानी। पराली जलाने का आर्थिक समाधान। किसानों को फसल अवशेष बचने के लिए भुगतान किया गया। बायोमास प्लांट ने स्थिर दरों पर खरीदा। मशीनरी पर 80% की सब्सिडी। और इससे क्या हुआ कि 3 साल में कृषि में लगभग 70% की जो है जो निकलने वाली जो गैस है, जो भी प्रदूषण था उसमें कमी आई। 5वां, 24 घंटा और 7 दिन निगरानी रखी। सैटेलाइट से हर आग पर नजर रखी गई। आग लगने पर स्थानीय अधिकारियों को कार्रवाई के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता था, वरना दंड का सामना करना पड़ता था। आप सोचिए, इसे भारत में इसे लागू होने दे रहे हैं ये लोग, यही लोग छापने वाले हैं क्योंकि छापने के पैसे मिल रहे हैं। और जब ये लागू करेगी सरकार तो दूसरा इसके लिए पैसे दे देगा कि भाई सरकार का विरोध करो, तो तब भी इसे छापेंगे। तो इनका इनसे कोई मतलब नहीं है ना। इस देश के जो मीडिया चैनल्स हैं, इस देश के जो तथाकथित बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उनका, या बड़े बड़े जो और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इससे कोई लेन देन नहीं है। प्रदूषण से लोग मरो, कुछ भी हो, सरकार का जब किसानों की बात आती है कि भाई कोई समस्या है तो केंद्र के पीछे चल दो, और जब किसानों से आंदोलन कराना हो या किसानों से कुछ अपना स्टेक लेना हो कि भाई किसान हमारे पीछे खड़े हो जाएं ताकि हम केंद्र पर दबाव बना सकें, तब उसको ला करके संविधान की जो स्टेट सब्जेक्ट या फिर संवृत्ति सूची में ला करके उसका रख दो। तो हम क्या है कि हमारी जो नियत है ना, इंडियंस की अधिकांश जो है ना उनकी नियत में ही खोट है। इसीलिए जहां हमें फायदा दिखेगा हम वो करेंगे। हमारा फायदा अगर न्यूज़पेपर वाले ने दिखेगा कि भाई अभी इसके पैसा मिले तो इसे लिख दो, अगर इसके अपोजिट वाले के पैसा मिलेंगे तो वो लिख दो। तो ये करना जो मैं आपको बता रहा हूं ना, तो चलो सरकार का ऊपर है कि भाई डेवलपमेंट करे, वो मेट्रो वगैरह या इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाए, ठीक है, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो भी इसमें बताए हैं जिनमें जो या तो वो स्टेट लिस्ट में आएंगे या तो फिर वो कंकरेंट लिस्ट में आएंगे। अब अगर आप कंकरेंट लिस्ट में जा रहे हैं तब भी जो चिल्पो मचाएंगे यही न्यूज़पेपर वाले, और स्टेट के विषय पर अगर कानून बनाओगे तो तुरंत आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना वो उसका ताना बाना खराब हो जाएगा। तो सच्चाई यह है, मैं आपको सही बताऊं, सच्चाई यह है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो लोग हैं वो करना ही नहीं चाहते। और ये जो समस्या है, आप जब तक इसे युद्ध स्तर पर ले जाकर के नहीं करोगे इसका कोई भी समाधान निकलने वाला है नहीं। अब दिल्ली में कब होगा कब नहीं होगा अब देखना है साहब।
अब इसमें क्या करा उन्होंने, जैसे सरकार लगी, वाहन कम हुए, किसानों का, उद्योगों का, ये सारा कुछ मिला करके उन्होंने ग्रेप यानी कि 4 स्टेज पर और इवन पानी के छिड़काव और स्मॉग गन, हर सर्दियों में एक ही कहानी दोहराई जाती है। हमारे यहाँ पे तो यही है, क्या हमारा पैसा सही जगह लग रहा है, हमारा पैसा सही जगह लग रहा है, ये बात जब पूछी जाती है तो 64% धूल नियंत्रण जैसे पानी के टैंकर, 13% वाहन पर, 0.6 औद्योगिक प्रदूषण पर, 15% बायोमास जलाने पर, सबसे बड़े और निरंतर प्रदूषक यानी फैक्ट्रियों पर 1% से भी कम खर्च किया गया। बीजिंग ने सबसे पहले सबसे बड़े प्रदूषकों पर कार्रवाई की थी। जब हम इसको बिना किसी थॉट प्रोसेस के पढ़ते हैं ना ऐसे विषयों को, तो हमें लगता है कि सरकार विलन है ना। और ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, और जो इन खबरों को छापते हैं, नहीं भाई, उनका इससे कोई मतलब नहीं है। और बात रहती है कि भाई कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, कुछ ऐसे इशू होते हैं जहां पर ये जो लोग हैं ना, इनकी हिपोक्रेसी जो है वो निकल करके सामने आ जाती है। तो बता रहे हैं कि भाई इस तरीका से पैसा खर्च हो रहा है, 1% कम खर्च हो रहा है, अभी रिलोकेट कर दो 10 फैक्ट्री को, अब तुरंत इन्हें पता चल जाएगा। इनका तुरंत जो है लेकर के जो कि आओ भाई बाहर निकल करके मजदूरों करो आंदोलन, है ना। तो वही है, स्वच्छ हवा एक विलासिता या एक अधिकार। स्वच्छ अधिकार है क्योंकि ये तो 21 में डाल दिया है ना, राइट टू लाइफ वाले में ही डाल दिया इसे। अमीर एयर प्योरीफायर, केबिन फिल्टर वाली कारों और क्लीनर राज्यों में वीकेंड गेटवे, कह रहे हैं कि भाई जो लोगों के पास पैसा है वो तो एसी भी लगा सकते हैं, एयर क्लीनर भी लगा सकते हैं। जब ज्यादा पॉल्यूशन होगा तो वो किसी भी राज्य में घूमने चले जाएंगे जहां पर प्रदूषण कम होगा, लेकिन गरीब जो लोग होंगे वो इसका जो है खामियाजा भुगतेंगे, ये इसमें लिखा हुआ है। और न्याय के लिए संकट है, ये सब कुछ है। जनता का दबाव काम करता है। अब यही है कि भाई आप ठीक है सरकार पर दबाव बनाओ, और जब उसके परिणाम आए तो वहां पे भी जो है चिल्पो नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तव में हम गंभीर हैं, ठीक है, कि इस चीज को लेकर के, तो फिर हमें कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं ना, उनमें अगर मतलब ये मान के चलो आप कि अगर कोई काम सरकार करने लगेगी और अगर हमें उसकी इतनी भी कीमत चुकानी होगी, वो चुकाने के लिए राजी नहीं है। बस ये है। हम इसीलिए चाइना से ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, और जो लोग आपको चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाते हैं ना, ये यूपीएससी वाले, वो आपको एक पक्ष बताते हैं कि हाँ ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं, उसे प्रैक्टिकल में सोच के देखो आप। तो प्रैक्टिकल में आप जब सोचोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बदलाव संभव है जब हम मांग करते हैं। केरल, लाचिमा बनाम कोका कोला मामले में ग्रामीणों के विरोध ने प्लांट को बंद करने पर मजबूर कर दिया। तो यही है कि अगर देखो प्लांट भी जरूरी है, ये नहीं है कि आप डेवलपमेंट के हर काम को बंद ही कर दोगे तो फिर क्या करोगे, कंपनी कहां से लगाओगे। ये जो केरल में बैठे हुए जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इसने तो बंटा ढाल कर दिया था ना बंगाल का, और बंगाल में आज तक जो बंगाल के लोग हैं इसकी कीमत चुका रहे हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा मॉडल नहीं है कि आप हर जगह विरोध प्रदर्शन करें। हाँ, कुछ चीज ऐसी हैं कि जो हमारी लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। लाइफ थ्रेटनिंग अगर कोई भी किसी तरीका का काम सरकार कर रही है तो तुरंत उसका हमें आंदोलन करना चाहिए, और अपनी, क्योंकि लाइफ हमारी जो है फर्स्ट है। इसलिए इंडोनेशिया एक समय दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी। अब मेरा मानना तो यह है कि हम किसी भी अगर देश से तुलना कर रहे हैं तो जब तक हम उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जो सामाजिक स्ट्रक्चर है अगर हम उसे नहीं समझेंगे, तब तक ये तुलना जो है वो सिर्फ कागजी रह जाती हैं। और यही कारण है कि हम उठा करके कहीं भी का भी मॉडल किसी से भी तुलना कर देते हैं अपने देश में, और कहते हैं देखो वहां तो ये होगा, हमारे यहाँ नहीं हुआ। अगर वही काम यहाँ होने लगेगा तो ये परेशानी दूसरे दिन हो जाएगी कि वहां तो ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस यही है। बीजिंग 5 सालों में प्रदूषण 35% तक कम कर सकता है। हम भी कर सकते हैं, कैसे पूछो, मगर केवल तभी जब हम राजनीतिक आराम से ज्यादा अपने बच्चों के फेफड़ों को चुने। तो क्या हम तैयार हैं। देखो ये ठीक है, सारी बातें अच्छी हैं, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है। प्रैक्टिकल जो मैंने आपको बताया है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल आपको समझ में आ जाएगा कि असलियत है क्या और हम कितना कर सकते हैं। सरकार जो है जो स्ट्रक्चर में अभी है, जिस स्ट्रक्चर में अभी है, हमारे यहाँ के लोग यार इतने तो जागरूक हैं कि आपने देखा कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, वहां पर एक व्यक्ति ने लाल किताब हाथ में कह दिया कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और समझो आपका संविधान छिन जाएगा। आप कभी बैठ करके सोचना कि संविधान से क्या मिला, ठीक है, आपको क्या मिला है इस संविधान से। और संविधान अगर स्थिर हो जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत है। संविधान लोगों के जीवन की तरह क्या होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। जो चीजें क्योंकि जीवन डायनामिक है, समाज बदल रहा है, तो समाज के साथ साथ संविधान भी बदलना चाहिए।
लेकिन कह दिया संविधान, अच्छा कहा भी किसने था? जिनकी दादी ने और जिन्होंने संविधान को चीरहरण किया, सारे वो काम उन्होंने अपने शासन में किए जो संविधान के बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन वही कहते हैं कि संविधान खतरे में है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस विषय की एक समझ देने का प्रयास किया है ताकि आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करें कि भाई वास्तव में समस्या क्या है और वो लागू हो भी सकती है, या फिर जितने लोग आपको बता रहे हैं या न्यूज़पेपर में जो चीज आ रही है थोड़ा उन्हें प्रैक्टिकल होकर के सोचना, तभी हम न्याय कर सकते हैं उसके साथ। नहीं तो फिर हम वो प्लेटो का जो गुफा सिद्धांत है ना, केव थ्योरी, आप केव थ्योरी में जीते रहेंगे, अपना एक पर्सपेक्टिव बना लेंगे। जबकि हमें प्रैक्टिकल होकर के जब हम सोचेंगे तो हम कम से कम उस केव थ्योरी से बाहर आ जाएंगे और एक सही से निर्णय और अपनी एक सही समझ बना पाएंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।